आखिरकार नेपाल में कार्की पीएम बन चुकी हैं और पीएम बनने के बाद दो चीजें निकलकर सामने आई है। पहले तो ओली ने ये कहा कि ये सब कुछ भारत ने करवाया है और भारत के विरोध के कारण मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कार्की ने ओली को हिटलर क्यों कहा। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये एक तस्वीर है ओली की, करीब साल 2020 के आसपास की ये तस्वीर है। ये तस्वीर ना एक समय बड़ी फेमस हुई, इस तस्वीर पर भी बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुशीला काल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं और सुशीला कार्की को लेकर एक चीज कहा जाता है कि ये BHU से पढ़ी हुई हैं। भारत को लेकर इनके अंदर सम्मान भी है और दूसरी तरफ इनके सामने अब बहुत सारी चुनौतियां हैं और अगर इन चुनौतियों को हल नहीं कर पाती हैं कार्की तो बहुत बड़ी मुश्किल आएगी। पर सबसे पहले तो कार्की का जो चुनाव हुआ है, ये भी इनका चुनाव डिस्कॉर्ड के माध्यम से हुआ है। डिस्कॉर्ड जो कि एक चैटिंग ऐप है जो मूल रूप से गेमर्स के लिए बनाया गया था, ये बैन नहीं हुआ था और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने यूथ अगेंस्ट करप्शन नाम का एक सर्वर बनाया था जिसमें 4 दिनों में करीब 1.5 लाख से अधिक सदस्य पहुँच गए थे और इसी पे चुनाव हुआ जिसके बाद कार्की को बहुमत मिला। इसके अलावे भी कई सारे नाम थे जिनमें कहा जा रहा है बालेन शाह, इसके अलावे महावीर पून, पर आखिरकार कार्की के नाम पर सहमति बनी और कार्की के हाथों में सत्ता आ गई है। अब ये जो उथल पुथल मचा नेपाल के अंदर इस तरीके का उथल पुथल पहली बार नहीं, पिछले इतिहास में 2 बार पहले भी नेपाल देख चुका है। एक साल 1990 में, दूसरा साल 2006 में और ये अब की रहा साल 2025। जिस तरीके से आगजनी वगैरह हुई, इसको लेकर अभी भी कहा जाता है कि ये कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं है और इतने प्लानिंग के साथ बड़े बड़े बिल्डिंग में आग लगा देना या पूरे के पूरे संसद भवन को जलाकर धुआं कर देना, ये किसी सामान्य प्रदर्शन का हिस्सा नहीं हो सकता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ सत्ता बदल चुकी है और सत्ता बदलने के साथ साथ कार्की के हाथों में जिम्मेदारी आ चुकी है। कार्की को वैसे माना जाता है कि भारत के लिए इनका जो सोच है बढ़िया सोच है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी ने भी कार्की को बधाइयां दी हैं, ममता बनर्जी ने भी बधाइयां दी हैं, दुनिया भर से बधाइयां आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन नेपाल की असली समस्या क्या है? नेपाल की असली समस्या है, एक तो नेपाल में बेरोजगारी बहुत है, दूसरी बड़ी चीज है जो भी सत्ता पर बैठता है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, अपनी जेबें भरने में लग जाता है और उन्हें नेपाल की जनता का ध्यान भी नहीं आता है। नेपाल ने राजतंत्र ट्राई करा, वो भी फेल हो गया। नेपाल ने डेमोक्रेसी ट्राई करी, वो भी फेल हो चुका है और अब कार्की के हाथों में है कि अब आने वाले महीनों में या समय में किस तरीके से वो तय करती हैं कि नेपाल का शासन सुदृढ़ चले और नेपाल के जो कोर इशू हैं वो हल हो। बेरोजगारी की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, वो सारी समस्याएं यहाँ पर हल हो। अब रही बात ओली की, तो जाते जाते ओली इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। अब से कुछ दिन पहले ये पहुंचे हुए थे SCO के लिए चाइना के अंदर और चाइना में इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि चाइना से जब ये वापस आएंगे तो उनके देश में इस तरह के हालात मिलेंगे। पर KP शर्मा ओली को बड़ा झटका मिला इस आंदोलन के बाद और यहाँ रिजाइन करने के बाद उन्होंने पहला बयान क्या दिया है? उन्होंने रिजाइन करने के बाद भारत के खिलाफ पहला बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर मैं ये नहीं कहता कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है तो मेरे लिए ये सब कुछ नहीं होता। अगर मैं लिपुलेख का मुद्दा नहीं उठाता तो शायद मैं सत्ता में ही रहता। यहाँ पर एक बार फिर से इन्होंने गेम खेला। क्यों गेम खेला? क्योंकि अभी भी लोकतंत्र है नेपाल में और फिर मौके मिल सकते हैं चुनाव के लिए। तो आगे जो चुनाव होगा उसके लिए इन्होंने पहले से ही ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया कि मैं इसी ग्राउंड पर फिर आगे बात करूंगा। जबकि ओली को लेकर क्या कहा जाता है, एक समय ओली की ये तस्वीर खूब फेमस होती थी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, काफी पुरानी आर्टिकल है, साल 2020 का ये आर्टिकल है जिसमें YCN ने क्रिटिसाइज किया था कि चाइनीज राजदूत हो ये जिस तरीके से नेपाल के उस समय के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे ओली,
उनसे बातें करती हैं या फिर उनसे डिस्कस करती हैं राजनीतिक हालात को लेकर, ये डिप्लोमेटिक तरीका नहीं है। उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में आया था ओली और चाइना के इस रिश्ते को लेकर। ओली को माना जाता है प्रो चाइना, लेकिन ओली के बारे में खुद उनके देश के नेता क्या सोचते हैं। माधव नेपाल, इन्होंने एक बार ओली को कहा था कि केपी ओली जो है नेपाली वर्जन है हिटलर का। ये सत्ता में आते हैं और आने के बाद ये अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं, मीडिया को भी दबाना शुरू कर देते हैं और अपनी मनमानी करना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल फिलहाल में इस आंदोलन के बाद कार्की ने भी एक बयान दिया, जिस बयान में उन्होंने कहा कि ओली दरअसल हिटलर की तरह थे और हिटलर की तरह ही वो फैसले लेते थे। हालांकि अब इस आंदोलन के बाद जहां ओली को ये कहना चाहिए था कि शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पाया या मुझे वक्त मिलता तो मैं अपनी बात कह पाता, ओली ने पूरा ब्लेम भारत के ऊपर खेलने की कोशिश करी। जबकि ओली के पूरे इतिहास को अगर आप देखेंगे तो इन्हें देखा गया है कि ये प्रो चाइना ज्यादा रहे हैं, पर प्रो चाइना रहते हुए भी अगर ये अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाते, बेरोजगारी दूर कर पाते, भ्रष्टाचार मिटा पाते, तो शायद बात इतना आगे नहीं बढ़ती। अब चूंकि नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, जिस तरीके से भी हुआ हो ये सत्ता परिवर्तन, लेकिन सच्चाई ये है कि सत्ता परिवर्तन हो गया है। अब है बात कि किस तेजी से नेपाल आगे बढ़ सकता है और कैसे उसके कोर इशू हल हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वरना कल को फिर चुनाव होता है, फिर यही राजनेता हैं, यही सत्ता में अगर आते हैं और फिर से वही धंधा शुरू हो जाता है जो पहले हुआ। कभी शेर बहादुर देउबा की सरकार बनती है, कभी ओली की सरकार बनती है, कभी कोई गठबंधन किसी से गठबंधन कर लेता है, तो फिर ये नेपाल के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं होगा, चाहे वो इकोनॉमिक तौर पर हो या फिर रणनीतिक तौर पर हो। वहीं बात करें भारत की तो एक चर्चा और हो रही है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। दरअसल भारत 25 सितंबर से एक युद्धाभ्यास करने जा रहा है और ये युद्धाभ्यास काफी बड़ा युद्धाभ्यास होगा, जो खास तौर पर मणिपुर, मिजोरम, भूटान, नेपाल इन देशों की सीमा से होते हुए होगा। चूँकि भारत अपने उत्तर पूर्व को लेकर बहुत ही ज्यादा सजग है इस वक्त, कई बार बांग्लादेश की तरफ से कई ऐसे बयान भी आए हुए हैं। इसे लेकर अब मीडिया में कुछ बातें हो रही हैं कि ऐसे माहौल के बीच में भारत ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का प्लान किया है। दरअसल माहौल तो भारत के आसपास खराब है ही, चाहे वो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो या नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो या फिर भारत का नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो। वैसे माना जा रहा है ये भारत का ऐतिहासिक युद्धाभ्यास है और पहली बार इतना बड़ा युद्धाभ्यास भारत कर रहा है, जो इस समय के लिए बहुत जरूरी है। खास करके अपने सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए पहले से ही अभ्यास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।